जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका अपना चैनल ओम प्रकाश एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं तरंग का बेसिक कंसेप्ट। तरंग जिसको बोलते हैं वेव। आपको पिछले वीडियो में हम वेव के बारे में बेसिक जानकारी दे दिए हैं। अब आज चलिए इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे तरंग में आप सुनते होंगे आवृत्ति, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, इसको मानते यहाँ से एक तरंग यहाँ तक, एक तरंग आपको बताए थे ए बी सी डी और ये ई, यहाँ तक अगर एक तरंग यहाँ तक पहुँचता है तब इसको बोलेंगे एक तरंग। जैसे आप एक डोरी को लोग ऐसे ऐसे कीजिएगा, ऐसा झटका मारिएगा तो ऐसे वो एक फिगर बनाएगा, तो इसको बोलेंगे यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ से चला बी, ए से बी पर चला, फिर सी पर आया, फिर डी पर और ई पर फिर पहुँच गया। तो इसको कहा जाता है एक तरंग, एक दोलन। दोलन और तरंग एक ही होता है। तो देखिए, आवृत्ति किसको कहते हैं, तो एक सेकेंड में ये जितना बार दोलन करेगा उसी को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकेंड में अगर 50 बार करेगा तो 50 आवृत्ति हो गया, 100 बार करेगा 100 आवृत्ति हो गया। तो लिखिए, आवृत्ति की परिभाषा में एक तरंग द्वारा एक सेकेंड में जितना बार दोलन किया जाता है उसे ही आवृत्ति कहते हैं। एक तरंग द्वारा, एक तरंग है और एक सेकेंड में जितना बार ये चलता है, मान लीजिए एक बार चल गया तो एक दोलन है, एक दोलन किया। एक तरंग ए से ई पर पहुंचा था, एक दोलन किया, फिर इस आगे बढ़ता, फिर उसके आगे बढ़ता और एक सेकेंड में अगर यहां से यहां पहुंचा, एक दोलन पूरा किया, एक दोलन किया, एक सेकेंड में एक दोलन किया तो एक फ्रीक्वेंसी हो गया। अगर 50 दोलन करते तो 50 फ्रीक्वेंसी। जैसे आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक जो होता है, करंट, वो करंट जो होता है वो 50, उसका आवृत्ति जो होता है 50 हर्ट्ज होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि करंट जो है यहाँ से चलता है, एक सेकेंड में 50 बार, यानी 50 दोलन पूरा करता है। एक दोलन, दो दोलन, तीन दोलन, चार, ऐसे 50 दोलन करता है, एक सेकेंड में करता है। एक सेकेंड में 50 दोलन करता है, इसीलिए करंट का फ्रीक्वेंसी जो होता है 50 हर्ट्ज होता है। आगे आपको बताते हैं, ये फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी इसका ए सही मात्रक जो होता है, ए सही मात्रक फ्रीक्वेंसी का पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी का ए सही मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज, जिसको एच जेड लिखते हैं, हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का ए सही मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अब फ्रीक्वेंसी जो होता है उसको किसे सूचित करते हैं, इसको सूचित करते हैं, फ्रीक्वेंसी को किससे सूचित करते हैं, तो एन से, या इसको न्यू से करते हैं। न्यू कहेगा कि फ्रीक्वेंसी का सही मात्रक क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का सही मात्रक हर्ट्ज होता है, उसको एन या न्यू से सूचित करते हैं। ये भी है, थोड़ा सा भी को ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे, तो ये न्यू हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको जानकारी मिल गया कि एक सेकंड में तरंग द्वारा किया गया दोलनों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं, आवर्तकाल। आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड जो होता है, इसको आवर्तकाल जो बोलते हैं। वो आवर्तकाल में क्या होता है, देखिए, आप फिर वही फिगर बना लीजिए, एक दोलन वाला, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई कर लिए। देखिए, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, आपको एक दोलन बोलते हैं, एक तरंग बोलते हैं। एक दोलन या एक तरंग
एक दोलन या एक तरंग पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। अब देखिए यहाँ से तरंग चला, ए से बी पर गया, फिर सी पर, फिर डी पर और यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो समय लगा उसी को हम क्या बोलेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। यानी हम लिखेंगे एक दोलन पूरा करने में लगा समय जो होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। एक दोलन पूरा करने में, यहाँ से ए से ई पर पहुंचने में जितना समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी एक दोलन, यहाँ से यहाँ तक एक दोलन होगा, तो एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। और आवर्तकाल जो होता है इस आवर्तकाल को हम सूचित करते हैं, किसे सूचित करते हैं, इसको टी से सूचित करते हैं, इसको टी से लिखते हैं। और इसका ए सही मात्रक जो होता है सेकेंड होता है। आवर्तकाल का पूछेगा कि ये सही मात्रा क्या होता है, तो सेकेंड होता है। आवर्तकाल का ये सही मात्रा क्या होता है, तो सेकेंड होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे चलिए देखते हैं तरंग धैर्य क्या होता है, इसके बारे में। इसको वेव लेंथ बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। तरंग धैर्य क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए ये आपका फिगर हो गया एक दोलन का, यानी यहाँ से यहाँ तक एक दोलन हुआ। तो देखिए इसको और आगे हम बढ़ा लेते हैं, ये आपका हो गया दूसरा दोलन। तो देखिए ये ऊंचा वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, श्रिंग बोलते हैं, श्रिंग बोलते हैं। ऊपर वाला भाग को इसको हम श्रिंग बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, श्रिंग। और नीचे वाले इस भाग को क्या बोलेंगे, हम गर्त बोलेंगे, इसको हम गर्त बोलेंगे। ठीक उसी तरह ये कौन सा हो गया, ये कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ जो ऊपर नीचे चलता है उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग करते हैं। ये अनुप्रस्थ तरंग का फिगर हो गया। अब दूसरा एक होता है आपका अनुदैर्ध्य, ये आपका हो गया, इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग इसको बोलेंगे, जो क्या है, देखिए आगे पीछे चलता है, आगे और पीछे चलता है। अनुदैर्ध्य आगे पीछे, अनुप्रस्थ ऊपर नीचे, अनुप्रस्थ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अनुदैर्ध्य आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। जैसे 10 आदमी की लाइन लगा ली, जैसे धक्का मारिए तो आप गिरिएगा ऐसे, फिर उठ जाएगा था, आप आगे हुए फिर पीछे हो गए, अगला आदमी से आगे होगा पीछे होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, अनुदैर्ध्य तरंग। देखिए इस आगे वाला को बोलते हैं संपीडन, और ये पीछे वाले को बोलते हैं बिरलन। फिर वैसे ही इस आगे वालों को बोलेंगे संपीडन, फिर इसको बिरलन, फिर इसको संपीडन, इसको बिरलन। तो देखिए आप एक गर्त और एक गर्त के बीच की जो दूरी होगा, ये जो दूरी होगा इसको लेमदा से हम सूचित करते हैं, लेमदा, उसी को हम तरंग धैर्य कहते हैं। यानी दो लगातार दो श्रृंग के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, तरंग धैर्य। वेव का लेंथ बोलेंगे, लंबाई। फिर ये इस गर्त से इस गर्त के बीच को दूरी को, इसको लेमदा से लिखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे तरंग धैर्य। यानी दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी को हम तरंग धैर्य कहेंगे, या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, हम तरंग धैर्य बोलेंगे। आगे देखिए संपीडन, ये आपका संपीडन हो गया, बिरल हो गया, फिर ये आपका संपीडन होगा। इसी तरह फिर ये जो है बिरल होगा, बिरलन होगा। देखिए ये संपीडन और संपीडन के बीच की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, तरंग धैर्य बोलेंगे, वेव लेंथ, यानी तरंग की लंबाई बोलेंगे। फिर ये आपका बिरल से बिरल के बीच की दूरी को, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे तरंग धैर्य, वेव लेंथ बोलेंगे। फिर उसी तरह आपका ये दोनों के बीच की दूरी को, फिर ये दोनों के बीच की दूरी को, फिर ये दोनों के बीच की दूरी को, फिर ये दोनों के बीच की दूरी को, ऐसे हम फिर ये दोनों के बीच की दूरी को तरंग धैर्य बोलेंगे। तो आपको समझ में आया तरंग धैर्य किसको बोलते हैं, दो श्रृंग के बीच की दूरी या दो गर्त के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, तरंग धैर्य बोलेंगे। अब देखिए इसका जो होता है इसको हम सूचित करते हैं
इसको सूचित करते हैं, यानी इसको किससे लिखते हैं? लैम्डा से, इसको बोलते हैं लैम्डा। और इसका जो होता है, इसका ए सही मात्रक जो होता है, याद रखिएगा, किसे सूचित करते हैं तरंगदैर्घ्य को? लैम्डा से। इसका ए सही मात्रक जो होता है मीटर होता है। अरे लंबाई है तो लंबाई का मीटर ही होगा, या एंगस्ट्रम होता है। ये दोनों, ये सबसे जो लंबाई का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो एंगस्टर होता है। तो ये मीटर होगा, नहीं तो एंगस्टर दे सकता है, दोनों दे सकता है। इसमें दोनों होता है, ये सही मात्रक मीटर होता है, सबसे छोटा इकाई एंगस्टर होता है। एक एंगस्टर जो होता है, एक एंगस्टर में 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, आप याद रखिएगा। तो आपको हम बता दिए, फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिए, फिर आपको आवर्तकाल के बारे में बता दिए, और फिर तरंगदैर्घ्य के बारे में बता दीजिए। चलिए आयाम के बारे में हम देखते हैं। एक और तरंग चैप्टर में आपको शब्द जो प्रॉब्लम करता है, आयाम। एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए आयाम क्या होता है। ये रहा आपका ये आपका रहा यहाँ से यहाँ तक एक दोलन, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा का दोलन, दो दोलन हो गया। देखिए ये इसकी लंबाई जो होता है, ये अधिकतम लंबाई, मध्य स्थिति से अधिकतम लंबाई को हम आयाम कहते हैं। मध्य स्थिति के से अधिकतम लंबाई को हम क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। बस इतना ही याद रखिएगा कि मध्य स्थिति से अधिकतम ऊंचाई को क्या बोलेंगे? लंबाई को क्या बोलेंगे? हम आयाम बोलेंगे। इसका जो होता है एस आई जो मात्रक होता है, इसका मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। तो हो गया आयाम के बारे में जानकारी। यानी आप यहाँ पर लिख दीजिए कि तरंग के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। यही विस्थापन हो गया। ये जितना ज़्यादा हाइट होगा आयाम उतना ज़्यादा होगा, जितना ये कम होगा उतना ही कम होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक मीटर होता है। आगे चलिए देखते हैं, जहाँ से एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आवृत्ति, आप लिख लीजिएगा इसको, आवृत्ति, आवर्तकाल। आवृत्ति को जो है हम क्या बोलते हैं? इसको ऐसे सूचित करते हैं, आवर्तकाल। इसको टी से सूचित करते हैं। तरंगदैर्घ्य, इसको लैम्डा से सूचित करते हैं। और तरंग वेग, इसको भी से सूचित करते हैं। ये चारों जो शब्द है इसके बारे में हम आपको बता दिए। आवृत्ति किसको कहते हैं? एक सेकेंड में जितना दोलन किया जाता है उसको आवृत्ति कहते हैं। आवर्तकाल किसको कहते हैं? तो एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। तरंगदैर्घ्य करते हैं दो श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंग वेग किसे कहते हैं इसको हम बताते हैं। देखिए इस सब में संबंध तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति को एन से सूचित करते हैं, आवर्तकाल को टी से, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से, और तरंग वेग को भी से के बीच संबंध। इसके बीच क्या क्या संबंध होता है इसके बारे में यहाँ से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं हम ये चारों के बीच क्या संबंध होता है, इसको देखते हैं। देखिए आपको पता है v बराबर होता है एन लैम्डा, ये आप याद रखिएगा। v बराबर एन लैम्डा, यानी v मतलब क्या हो गया? तरंग वेग। यानी हम लिख सकते हैं इसको कि तरंग वेग भी लिख सकते हैं बराबर एन। एन क्या है? आवृत्ति। तरंग वेग बराबर होता है आवृत्ति एन गुणे लैम्डा। लैम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य।
इसको लैम्डा यूज करते हैं। तो याद रखिएगा कि तरंग वेग निकालना होगा तो आवृत्ति से और तरंग दैर्घ्य दोनों में गुणा कर देंगे तो हमारा तरंग का वेग निकल जाएगा कि तरंग का वेग कितना है। दूसरा का आप होता है आपको, एक होता है n बराबर 1/t, ये दूसरा फार्मूला होता है। दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। n का मतलब क्या होता है? आवृत्ति, यानी आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। v बराबर n लैम्डा और n बराबर 1/t, या इसको या t बराबर हो जाएगा 1/n। ये t यहाँ जाएगा तो n यहाँ आ जाएगा, तो ये भी हो सकता है फार्मूला। या t और n से गुणा करिए, t गुणे n बराबर हो जाएगा 1, t गुणे n बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा n बराबर होता है 1/t, आपको बता दिए n बराबर यानी आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। तो आपको क्या करेगा, देखिए इसमें गुणा कीजिएगा तो 1 इसका माना जाएगा, यानी ये इसमें गुणा करिएगा तो आवृत्ति गुणे आवर्तकाल। पूछेगा कि आवृत्ति गुणे आवर्तकाल का मान कितना होता है, तो 1 होगा। ये जो 1 है ये 1 होता है। ये आपका यहाँ से कंसेप्ट निकाल कर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल होते हैं, 1 2 3 0 करके दे देगा ऑप्शन में, तो 1 होगा। इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं कि टी या एन और टी में गुणा हो जाएगा तो एन गुणा टी बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये 1 बचेगा। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी आपको बताया था v बराबर एन लैम्डा होता है। अब इसमें 2 का मान दे देगा, तीसरा का पूछ लेगा, या n बराबर कर सकते हैं, n बराबर करते हैं v/,